तो क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो टेम्परेचर कन्वर्जन होता है, टेम्परेचर कन्वर्ज करते हैं ना, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में या फिर डिग्री सेल्सियस में। तो इन तीनों में टेम्परेचर कन्वर्जन आपस में किस तरह से होता है, उसके हमने कई सारे क्वेश्चंस भी किए और मैंने आपको पूरा बताया कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको मेनली दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं। आप फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस या केल्विन, इन तीनों में से किसी को भी एक दूसरे में चेंज कर सकते हो। एक तो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोई डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है और केल्विन में कन्वर्ट करना है आपको, तो 273.15 का ऐड कर देना है। और अगर आपको कोई केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसमें माइनस कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में रिजल्ट लेना है तो डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। केल्विन और फ़ारेनहाइट, देखो केल्विन और फ़ारेनहाइट में करने के लिए मैंने आपको बताया कि भाई केल्विन को पहले डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, फिर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो मैंने रिलेशन बताया था उसको आप यूज़ कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। हालांकि फ़ारेनहाइट और केल्विन में भी डायरेक्ट रिलेशन अपन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो वो भी आसान है। आपको क्या करना है, बस स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको वो यूज़ करना है। केल्विन माइनस 273.15 अपॉन 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। ये एक्सप्रेशन आपको यूज़ करना है केल्विन और फ़ारेनहाइट में, अगर डायरेक्ट अगर आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है तो। लेकिन आसान आपके लिए ये रहेगा कि आप केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड जाओ, फिर डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चले जाओ, ठीक है। चलो आज अपन फिर नया शुरू करते हैं, आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर में, मैटर सराउंडिंग टू अस। आगे लेते हैं इसमें आगे। नेक्स्ट आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें हम बात करेंगे, जैसे हमने अभी तक लिया था कि भाई सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में, लिक्विड गैस में इस तरह से कन्वर्ट हो सकता है। ये तीन स्टेट्स होती है, इन तीनों स्टेट्स का, सॉलिड का, लिक्विड का और गैस स्टेट का, हमने प्रॉपर्टीज़ लिखा। फिर बाद में मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया, टेम्परेचर का जो स्केल होता है उसके बारे में बताया, बॉइलिंग पॉइंट बताया, मेल्टिंग पॉइंट बताया। आज अपन फिर अब आगे चलते हैं कि ये जो स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्या इनको आपस में इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है। इंटर कन्वर्जन का मतलब है कि क्या इनको आपस में हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो आज अपन पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कि जो मैटर की स्टेट्स हैं उनको क्या इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है, आपस में एक दूसरे में बदला जा सकता है। तो इंटर कन्वर्जन से क्या मतलब है, सबसे पहले तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। मैं इंटर कन्वर्जन की डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूँ। तो इंटर कन्वर्जन की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी कि इंटर कन्वर्जन को डिफाइन करेंगे इस तरह से, ये डेफिनेशन हो जाएगा इंटर कन्वर्जन का, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इस पे आते हैं। तो इंटर कन्वर्जन से क्या मतलब है कि कोई एक स्टेट जो है सॉलिड स्टेट है, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या गैस को सॉलिड में, या गैस को लिक्विड में, इस तरह से इन स्टेट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट करना। पूरा नहीं दिख रहा है, बाकियों को भी दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, विजिबल नहीं हो पा रहा है किसी को, नो सर। है ना। तो यहाँ पे मेरी तरफ से तो सब चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तुम्हारा कनेक्शन स्टेब्लिश होता है तो ठीक है, वरना एक बार लेफ्ट करके वापस रीजॉइन कर लेना हाथों हाथी, तो कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। ओके। अब देखो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट, एक स्टेट, एक स्टेट क्या होगी, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, कोई दूसरी स्टेट होगी, जैसे सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में, इस तरह से अनदर स्टेट, और बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, और अल्टरिंग द कंडीशंस ऑफ, अल्टरिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि हम टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशंस हैं उनको अल्टर करके, अल्टर मतलब चेंज करके,
हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को चेंज करके क्या कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को वापस सॉलिड में, या फिर सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस को वापस लिक्विड में। तो इस तरह से किसी मैटर की जो स्टेट्स है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं भाई, जो आइस होता है, आइस को वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये मान लो कोई सॉलिड आइस है ना, ये आइस हो गया। तो आइस को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम आइस को। जैसे वाइट आइस है तो उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वाटर में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं यानी कि वेपर में या फिर गैस स्टेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे कन्वर्जन पॉसिबल होता है, ये तो हो गया सॉलिड आइस एग्जाम्पल के तौर पे, दिस इज सॉलिड आइस। ठीक है, ये हो गया लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर। और ये हो गया गैस स्टेट में हमारा स्टीम। ठीक है, ये स्टीम हो गया। तो हम ये जो कन्वर्जन कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, सॉलिड से लिक्विड का, या फिर सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन, या फिर लिक्विड से गैस का कन्वर्जन, इस तरह के जो ये कन्वर्जन से सॉलिड से लिक्विड का, या फिर लिक्विड से गैस का, या फिर गैस से वापस लिक्विड का, इस तरह के कन्वर्जन्स क्या कहलाते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो डेफिनेशन वापस देखो, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर state or back to the original state on altering the condition of temperature and pressure। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखना कि हम जो स्टेट्स हैं उनको टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की कंडीशन में चेंज करके चेंज किया जा सकता है, स्टेट्स को इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि सॉलिड से लिक्विड जाना है, लिक्विड से गैस जाना है, तो आप इसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मैं इसको लिख भी देता हूँ कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, इंटर कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग condition of conditions of pressure। देखो टेम्परेचर का तो नॉर्मल है, टेम्परेचर का तो आपको पता ही होगा, जैसे बर्फ़ को गर्म करेंगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर को और गर्म करेंगे तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चेंजिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर को तो आपको पता ही है, टेम्परेचर की जो कंडीशंस है उनको तो पता ही है आपको कि उसको चेंज करके हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे प्रेशर का भी जो चेंज है, प्रेशर को बढ़ा के, जैसे गैस है, गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर प्रेशर की जो कंडीशंस है उन कंडीशंस को यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, कोई गैस को लिक्विड में या फिर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में जो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में लिक्विड एलपीजी गैस होती है, लिक्विड स्टेट में होती है ना एलपीजी गैस। क्यों होती है लिक्विड स्टेट में, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे आपके घर में जो सिलेंडर यूज होता है, लोहे का बहुत भारी भरकम बहुत अच्छा एक सॉलिड सिलेंडर है, उसके अंदर भरा गया है। तो हाई प्रेशर पे वो गैस किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। और अगर आप आजकल जो न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ देखते अगर होंगे, तो जहाँ पे जो ऑक्सीजन कंटेनर्स होते हैं या फिर ऑक्सीजन के जो टैंकर होते हैं, गाड़ियाँ होती है ना जिसमें ऑक्सीजन टैंक के पीछे भरा रहता है, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन को इधर से उधर लेके जाया जाता है, तो वो ऑक्सीजन गैस स्टेट में नहीं होती, वो ऑक्सीजन कंटेनर्स में लिक्विड स्टेट में भरी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को भर सकें। तो उसके लिए जो स्पेशल टैंक होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे राज्य सरकारें जो हैं, कभी कोई दिल्ली में, कभी कोई महाराष्ट्र में, ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे पास कंटेनर्स की कमी है, टैंकर्स की कमी है, किसी के पास टैंकर हो तो टैंकर दे दो। अब आप बोलोगे भाई टैंकर की क्या कमी हो सकती है ना, हमारे गली में ही दो तीन ट्रक वाले हैं, उनको लेके चले जाओ। लेकिन सिंपल जो ट्रक है वहाँ पे अपन ऑक्सीजन गैस को स्टोर नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम कम्पैक्ट पैक वाले सिलेंडर की ज़रूरत होगी, जहाँ से थोड़ी बहुत भी ऑक्सीजन लीक नहीं हो। आप देखते भी होंगे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लीक हो गया, वो हो गया। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी अगर जगह रह जाता है उस कंटेनर से, तो वो ऑक्सीजन क्या होगी, एक्सपेंड होकर लीक होने लगेगी। तो क्या कहने का मतलब है कि भाई प्रेशर जो है, प्रेशर से भी क्या कर सकते हैं हम, जो स्टेट्स होती है
सॉलिड, लिक्विड या गैस उन स्टेट्स को अल्टर कर सकते हैं, उन स्टेट्स को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? ओके। अब देखो टेम्परेचर को कैसे, टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है उसे मैं एक नोट लिख देता हूँ। टेम्परेचर का इफेक्ट जो होगा उस पर अगर हम बात करें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे, तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखें कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, द सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू गैस। तो जैसे जैसे अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं, जैसे जैसे टेम्परेचर अपन इंक्रीज करते जाएं, तो सॉलिड तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। और प्रेशर का अगर इफेक्ट बात करूं, तो प्रेशर अगर इंक्रीज करें, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि प्रेशर को अगर इंक्रीज करें तो गैस जो होती है वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आते हैं, अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो गैस कैन बी लिक्विफाइड। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर गैस कैन बी लिक्विफाइड एंड सॉलिडिफाइड। गैस पहले तो लिक्विफाई होगी और लिक्विफाई होकर फिर वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो ये दो पॉइंट ध्यान में रखने, पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। तो इस तरह से टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का यूज़ करते हुए हम स्टेट्स जो है मैटर की, उनको आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी को डाउट हो, यहाँ तक समझ में नहीं आई हो कोई बात, तो पूछ सकते हो, बताओ कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो। क्लियर है? ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं नेक्स्ट पार्ट लेता हूं। सबसे पहले अपन इंटर कन्वर्ट करेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इस पे आते हैं सबसे पहले कि सॉलिड्स और लिक्विड्स का इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स के इंटर कन्वर्जन के लिए जो स्टैंडर्ड नोट्स हैं मैं एक बार वो सारे ले लेता हूं, कैसे सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का इंटर कन्वर्जन करते हैं, और फिर इन नोट्स को समझेंगे। हम्म सबसे पहले ले रहे हैं हम इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। सबसे पहला पार्ट ले रहे हैं कि सॉलिड्स जो है लिक्विड्स में जब इंटर कन्वर्ट होते हैं, जैसे आप एग्जांपल ध्यान में रखना, आइस को वाटर में या फिर वाटर को आइस में। हमने मेल्टिंग और फ्यूजन ये वर्ड पहले ले चुके हैं, लेकिन एक बार मैं आपको स्टैंडर्ड इसके नोट्स भी दे देता हूं ताकि आप अपनी कॉपी में नोट कर सको। मेल्टिंग और फ्यूजन, ये देखो प्रोसेस क्या होता है, मेल्टिंग एंड फ्यूजन वाला प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो वाटर होता है, जो आइस होता है, सॉलिड आइस, अगर मैं आइस की बात करूं तो आइस वाटर में जब कन्वर्ट होती है, किसमें? वाटर में जब आइस कन्वर्ट होती है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की भी आइस होती है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही वाटर होता है। आइस का टेम्परेचर भी यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 0 डिग्री से जब 0 डिग्री का वाटर कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो स्टेट है वो चेंज होती रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो सॉलिड आइस को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो सॉलिड आइस को, वो सारी की सारी हीट आइस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में यूटिलाइज ना होके आइस की जो स्टेट है उसको चेंज करने में यूटिलाइज हो रही है। यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया या फिर लिक्विड से कोई गैस स्टेट में चेंज हो गया, अभी बात कर रहे हैं हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट की, तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाने के लिए हमें क्या करना होगा? हीट को देना पड़ेगा। हमें आइस जो है, सॉलिड जो है, उसे हीट देनी पड़ेगी। जब आप हीट देते हो
तो हीट देने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है कि जो आइस है उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री है, और अभी हाथों हाथ जो वाटर बन रहा है उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री है। यानी कि यहाँ पे जो हीट जो दी जा रही है, ये हीट यूटिलाइज नहीं होगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। ये हीट कहाँ पे यूटिलाइज होती है, ये हीट यूटिलाइज होती है स्टेट को चेंज करने में। यानी कि जो एक स्टेट है उसको दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए काम आएगी, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए ही काम आएगी। तो द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों लिखा, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो स्टेट का जब चेंज किया जाता है उस समय ये कांस्टेंट रहता है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट। at the moment of at the moment of moment of state conversion यानी कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट में जब कन्वर्जन होता है, एट द मोमेंट ऑफ स्टेट कन्वर्जन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है क्योंकि बिकॉज बिकॉज heat supplied at this time because heat supplied at this time is utilized in changing in change of states in change of states। ठीक है, जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, स्टेट्स को चेंज करने में यूटिलाइज हो रही है। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ये मान लो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत ही पास पास में थे, है ना। सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज़्यादा ऐसे पास पास में है। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट्स के पार्टिकल्स है, बहुत ज़्यादा पास पास में है। अब ये पार्टिकल्स जब लिक्विड स्टेट में आएंगे, तो लिक्विड स्टेट में जब आएंगे तो क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। तो ये पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए ऐसे दूर दूर दूर, है ना। ये हो गया लिक्विड स्टेट। इन दोनों में जब कन्वर्जन हुआ यहाँ से यहाँ तक का, तो इस स्टेट में तो क्या थे, सॉलिड स्टेट में। ये तो है सॉलिड, और ये क्या हो गई, लिक्विड स्टेट। तो जब पार्टिकल दूर दूर जाते हैं तब भी क्या होती है, हीट या एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है ना। इन पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ हीट का खर्चा होगा। जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो इस समय, जो आप हीट सप्लाई करोगे, ये हीट इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में काम नहीं आएगी। ये जो हीट है वो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में काम नहीं आएगी। वैसे हीट का काम क्या है, किसी भी मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करना। लेकिन जब अवस्था परिवर्तन हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रही है या फिर लिक्विड से गैस में जा रही है, उस समय जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज करने में नाकाम में आके जो पार्टिकल्स हैं हमारे मैटर के, सॉलिड के या लिक्विड के, सॉलिड के पार्टिकल्स को दूर दूर ले जाने के लिए खर्च हो जाती है। ठीक है, बिकॉज हीट सप्लाइड एट दिस टाइम इज यूटिलाइज इन चेंज ऑफ स्टेट विच इज यूज्ड विच इज यूज्ड विच इज यूज्ड to make to create separation between to create separation between the particles। ठीक है, तो यहाँ पे हीट किस लिए यूटिलाइज हो रही है, जो पार्टिकल्स है उनके बीच में सेपरेशन क्रिएट करने के लिए यूटिलाइज हो रही है। आ रही है बात समझ में। भाई आपके पास मान लो आपको कोई 100 रुपये दे रहा है। अब ये 100 रुपये आपको जब पॉकेट में मिले तो आपने पॉकेट में रखे,
तो आपके पास कितने हो गए, 100 रुपये हो गए। फिर किसी ने 50 रुपये दिए, तो आपके पास पॉकेट में कितने हो गए, 150 रुपये। तो अभी तो आपके पॉकेट के अंदर जो संख्या है, नंबर है किसका, पैसों का, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 100, 150, 200, इस तरह से 100, 150, 200, 250, इस तरह से नंबर बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपको कोई पैसे दे और उस पैसों को आप खर्च कर दें कुल्फी खाने में, आइसक्रीम खाने में, तो आपके पॉकेट का जो नंबर है, जो पॉकेट में मनी का जो संख्या है, नंबर है, वो इंक्रीज होगा क्या, नहीं होगा ना। क्यों, क्योंकि आपके पास जो मनी आ रही है, आप वो दूसरे काम में खर्च कर रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो, कंजर्व नहीं कर रहे हो, उसको आप ले नहीं रहे हो, उसको आप स्टोर नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे भी हीट को अपन क्या कर रहे हैं, स्टोर नहीं कर रहे, किसमें, मैटर के पार्टिकल्स में। वो हीट कहाँ यूटिलाइज हो रही है, मैटर के पार्टिकल्स को दूर दूर करने में यूटिलाइज हो रही है। कब, जब स्टेट में चेंज होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब भी किसी स्टेट में चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में, तो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और जो हीट है वो यूटिलाइज होती है स्टेट में चेंज करने के लिए, पार्टिकल्स को दूर दूर पकड़ने के लिए या फिर पार्टिकल्स को पास पास करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट में जब चेंज होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपको समझ में आई क्या, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, बताओ। क्लियर, ये चीज समझ में आई क्या, बताओ। ठीक है, अब आते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन, क्या हो गया तो। सर। हाँ बोलो। सर, हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलो बोलो। पर सर टेम्परेचर तो जब चेंज होगा सॉलिड से लिक्विड, सर टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही सर उसका। देखो टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे मान लो आइस आपकी -10 डिग्री पे होती, तो -10 से 0 डिग्री की आइस हो गई। अब 0 डिग्री की आइस से पहले बनेगा 0 डिग्री का वाटर, ठीक है। 0 डिग्री आइस से क्या बनेगा, 0 डिग्री का वाटर बनेगा। अब 0 डिग्री का वाटर जो है वो 10 डिग्री का वाटर, 20 डिग्री का वाटर, ऐसे आगे उसका टेम्परेचर राइज होगा। लेकिन ड्यूरिंग द स्टेट चेंज, जब अवस्था में, जब स्टेट में चेंज हो रहा होगा, उस समय टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। सारी की सारी हीट जो है वो टेम्परेचर इंक्रीमेंट में ना यूज होके स्टेट में चेंज में यूटिलाइज हो जाएगी। लेकिन जब आपका सारा का सारा आइस कन्वर्ट हो जाएगा ना वाटर में, फिर आपका क्या होगा, वापस टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आपकी जो हीट है वो कहाँ यूटिलाइज होगी, वाटर के टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूटिलाइज होगी। जैसे 10 डिग्री का वाटर, 20 डिग्री का वाटर, 50, 60, 80, 90, 100। अब 100 डिग्री का जब वाटर बनेगा, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं आगे भी ले जाता हूँ। यहाँ से वाटर अपना बनेगा 100 डिग्री का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बन गया। लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनने के बाद ये फिर बॉयल होगा। अब जो हीट यूटिलाइज होगी ये फिर देखो क्या होगी, ये स्टीम कन्वर्जन में, यानी कि गैस जो होगी उसमें कन्वर्जन में यूटिलाइज हो जाएगी। तो पहले 100 डिग्री का वाटर किस में कन्वर्ट होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के स्टीम में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इस यहाँ से यहाँ तक देखो, आइस से वाटर में गया, नो टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा इस केस में भी। वाटर से 0 डिग्री का वाटर से 100 डिग्री का वाटर गया तो टेम्परेचर चेंज हुआ। लेकिन 100 डिग्री का वाटर से 100 डिग्री की जब स्टीम बनी तब भी क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस स्टेट में जा रहा है ना, तो उस समय भी जो हीट हम सप्लाई करेंगे वो हीट यहाँ पे स्टेट में चेंज करने में यूटिलाइज होगी, ना कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। अब 100 डिग्री की स्टीम बन गई, अब आप 100 से 120 की स्टीम बनाओ, जो हीट दोगे वो किस में काम आएगी, टेम्परेचर इंक्रीमेंट में, क्योंकि स्टेट चेंज हो चुका है। 120 की स्टीम बनाओ, 150 की स्टीम बनाओ, अब आप स्टीम का जो है वो कंटेंट इंक्रीज कर सकते हो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हो। आई बात समझ में, क्लियर है। फिर भी किसी को डाउट हो तो फिर भी पूछ सकते हो, क्योंकि ये फंडा आपको समझ में आया होना चाहिए। तब आपको ये इंटर कन्वर्जन जो है सॉलिड एंड लिक्विड्स का, इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें एकदम तरीके से क्लियर हो जाएगी। कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके। अब देखो मेल्टिंग और फ्यूजन क्या होता है। मेल्टिंग और फ्यूजन होता है कि वह वो प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड स्टेट जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी इज नन एज मेल्टिंग और फ्यूजन। कोई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे फ्यूजन बोलते हैं। मैं इसको डायग्राम से भी ले लेता हूँ। अगर मान लो कोई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसको अपन बोलते हैं
जैसे यहाँ से आया और ये क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड से कोई अगर लिक्विड में आया तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे या तो मेल्टिंग बोलेंगे या फिर इसे फ्यूजन बोलेंगे, दो नाम देते हैं इसको, मेल्टिंग और फ्यूजन। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अपन समझते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, द कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे 0 डिग्री हो गया वाटर, आइस से वाटर कन्वर्ट करने वाला टेम्परेचर, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जो होता है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को अपन मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे आइस जो होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने आइस स्टेट से लिक्विड स्टेट यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। तीसरी डेफिनेशन देखो, ध्यान में रखें, तीसरी डेफिनेशन, ये पहली डेफिनेशन हो गई मेल्टिंग एंड फ्यूजिंग, दूसरी डेफिनेशन मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा डेफिनेशन फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, तो ये उल्टा होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड जाते हैं उसको तो बोलते हैं मेल्टिंग एंड फ्यूजन। अगर लिक्विड से सॉलिड आए, है ना, द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय गिविंग आउट हीट, है ना, बाय गिविंग आउट। देखो गिविंग आउट का क्या मतलब हो गया, आपने लिक्विड स्टेट से हीट को निकाल लिया। एक तो हो गया गिविंग बाय एब्जॉर्बिंग हीट, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब किया, एक हो गया गिविंग आउट यानी कि हीट को बाहर निकाल लिया। गिविंग आउट हीट एनर्जी इज नोन एज फ्रीजिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, है ना। तो यहाँ से अगर आप उल्टा जाते हो पीछे की ओर, ऐसे ऐसे जाते हो लिक्विड से सॉलिड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो हीट यहाँ से निकालना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, इसको बोलेंगे फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। ठीक है। और एक और चीज, इसमें हीट क्या करेंगे, आउट करेंगे, हीट आउट करेंगे, यानी कि यहां से हीट को निकालना पड़ेगा इस प्रक्रिया के लिए। ठीक है। और इस प्रक्रिया के लिए हीट हीट को क्या करेंगे, हीट को भेजेंगे, हीट को इन करेंगे, है ना। हमें हीट देनी पड़ेगी, अगर सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना है तो हीट देनी पड़ेगी, और लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट करना है तो हीट लेनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। अगर आपको अगर आपको आइसक्रीम जमानी है दूध से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा ना, है ना। और बर्फ को अगर पिघलाना है तो उसको गर्म करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वही जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट के लिए डिफाइन किया था, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वैसे सेम ही होते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन इनको मतलब मेल्ट जब कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड के लिए जा रहे हैं तब अलग डिफाइन कर रहे हैं, और लिक्विड से सॉलिड के लिए जा रहे हैं तो अलग डिफाइन कर रहे हैं, तो लगभग है ही सेम। अब देखो एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और अलग थोड़ी डेफिनेशन आ रही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको समझना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। जब आप आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो सारी की सारी हीट किस में खर्च हो रही है, स्टेट में चेंज करने के लिए खर्च हो रही है, सॉलिड को लिक्विड बनाने में खर्च हो रही है ना। तो इस हीट को, जो हीट केवल और केवल स्टेट में चेंज करने के लिए खर्च हो रही है, इसको अपन बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को पहले डिफाइन करता हूं, देखो लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट, पहले तो लेटेंट हीट को डिफाइन करते हैं। देखो लेटेंट हीट क्या होती है, द हीट विच इज यूटिलाइज्ड, द हीट which is utilized only in changing the state, only in changing the state and not in temperature, and not the temperature, not the temperature, यानी कि ऐसी हीट जो पूरी तरह से कहाँ खर्च हो रही है, स्टेट को चेंज करने में खर्च हो रही है, ना कि टेम्परेचर को चेंज करने में, इज कॉल्ड लेटेंट हीट, इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो इस हीट को क्या बोलते हैं अपन, लेटेंट हीट बोलते हैं। जो केवल और केवल स्टेट को चेंज करने में काम में आ रही है, उसे अपन लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट के दो टाइप अपन पढ़ेंगे, एक तो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक तो हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दोनों को अपन एक एक करके लेंगे। तो पहली लेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन,
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखो दोनों को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखो यहाँ पे लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसमें जो हीट खर्च हो रही है वो तो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखो अगर 1 किलो सॉलिड है, 2 किलो सॉलिड है, तो लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन चेंज होती जाएगी। अगर हम 1 किलो बर्फ लें, 2 किलो बर्फ लें, 3 किलो बर्फ लें, तो लेटेंट जो हीट होगी वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो अपन एक क्वांटिटी को फिक्स कर देते हैं कि 1 किलो, खाली क्या ले लिया हमने, 1 किलो ले लिया। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg, यहाँ पे ये टर्म ध्यान में रखना, 1 kg, 1 kg ऑफ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि 1 किलो सॉलिड को कोई लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या ले लिया हमने, 1 ले लिया। मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताया, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से जो प्रेशर लगता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। तो उस एक एटीएम प्रेशर पे, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम बिना टेम्परेचर का राइज किए, विदाउट राइज इन टेम्परेचर, इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर to change 1 kg of solid at its melting point into liquid state at 1 atmospheric pressure without rise in temperature is known as latent heat of fusion। तो ये हमें ध्यान में रखना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। तो ये 3 2 5 डेफिनेशंस यहाँ पे आपके सामने है। इसमें किसी को भी कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। तो देखो अभी आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, इंटर कन्वर्जन और स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, कि मैटर की स्टेट्स को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में। और ये दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम टेम्परेचर को चेंज करें या फिर प्रेशर को चेंज करें। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम सॉलिड का लिक्विड में जो इंटरचेंज है उसके ऊपर बात करते हैं। तो वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट आया, मेल्टिंग और फ्यूज़न आया, मेल्टिंग पॉइंट आया, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन आया, फ्रीजिंग पॉइंट आया, है ना, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आया। तो ये इतनी डेफिनेशन आपको क्लियर रहनी चाहिए, लेटेंट हीट क्या है वो क्लियर रहना चाहिए, और ये चीज़ें आपको यहाँ से आप इन डायग्राम से भी समझ सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आई होप पूरी तरह से आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को। आगे बढ़ें। हम्म, यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। लेटेंट हीट, देखो लेटेंट हीट क्या है, द हीट, द हीट विच इज यूटिलाइज्ड ओनली इन चेंजिंग द स्टेट, है ना। जैसे तुम्हें जब 100 रुपये दे रहे हैं और तुम 100 रुपये तुम्हारे जेब में है मान लो, लेकिन 50 रुपये दिए, तुमने 50 रुपये अपनी जेब में ना रख के गुल्फी खाने में खर्च कर दिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि 50 रुपये में से 20 रुपये तुमने जेब में खर्च किए और 30 रुपये गुल्फी खाने में खर्च किए। तो जो 30 रुपये है वो क्या हो गया, लेटेंट हीट हो गया, यानी कि जो स्टेट चेंज में यूटिलाइज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज में यूटिलाइज नहीं हो रहा। तुम्हें 50 रुपये जो दिए उसको तुमने जेब में ना रख के गुल्फी खाने में खर्च कर दिया, तो वही क्या हो गया, लेटेंट हीट हो गया। यानी कि एक तुमने, तुम्हारा एक छिपा हुआ हीट हो गया, तुमने छिपा लिया उस पैसे को, तुमने इधर उधर कहीं खर्च कर दिया। तो स्टेट जब चेंज होता है कोई सॉलिड से लिक्विड, तो उस केस में भी अपन क्या करते हैं, जो हीट दे रहे होते हैं उस समय, वो हीट टेम्परेचर को इंक्रीज करने में ना खर्च होके उसकी स्टेट को चेंज करने में खर्च होती है। और इसी हीट को, जितना हीट खर्च हुआ, मान लो 10 जूल हुआ, 20 जूल हुआ, 50 जूल हुआ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। और अगर ये हीट कब काम आ रही है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के समय काम आ रही है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अभी और पढ़ेंगे, अगर ये हीट काम आएगी अपनी लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट करने में या फिर स्टीम में कन्वर्ट करने में, तब उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब देखो अपन नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो लेते हैं, सेकंड कन्वर्जन की तरफ बढ़ते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। इस पे आते हैं, यानी कि लिक्विड्स को गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो उस कन्वर्जन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस।
तो लिक्विड्स को गैस में कन्वर्ट करना है। ये जो सारा काम अभी हमने, सारी चीज़ें जो बेसिक में अपन ने सीखी थी, किसके लिए? फर्स्ट हमने लिया सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, अब लेते हैं लिक्विड का गैस में कन्वर्जन। तो लिक्विड का गैस में जो कन्वर्जन होता है उसमें सबसे पहले बात लेते हैं बॉइलिंग का, बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन। तो बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा? जैसे कोई लिक्विड है, उसको जब गैस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी इज नन एज बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन। मैं इसको भी डायग्राम से समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पे हमने लिया लिक्विड और यहाँ पे लिया हमने गैस। ये लिक्विड है और ये है गैस। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का। इसको बोलेंगे अपन बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। ये क्या हो जाएगा? बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन। इसको बोलेंगे बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन। और जब बॉइलिंग या वेपोराइजेशन होता है, जैसे वाटर के केस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप देख सकते हो, इस केस में वाटर का जो होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो लिक्विड स्टेट में होता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बॉइलिंग और वेपोराइजेशन हो जाएगा। और इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड रैपिडली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग हीट इज नन एज बॉइलिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर लिक्विड स्टेट में होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन का जो अपोजिट होगा उसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन बोलेंगे। द प्रोसेस इन विच ए गैस चेंजेज इनटू लिक्विड स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय गिविंग आउट द हीट एनर्जी इज नन एज कंडेंसेशन एंड लिक्विफिकेशन। तो इसका जो उल्टा प्रक्रिया है, इसका जो उल्टा प्रक्रिया, जैसे यहाँ पे ये जो रिवर्स प्रोसेस होगा इस तरह से, जब पीछे की ओर आएंगे गैस से लिक्विड में, तो इसे अपन बोलेंगे कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। इसे क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। यहां से यहां जाएंगे तो हीट देनी पड़ेगी और यहां से यहां पे आएंगे तो हीट लेनी पड़ेगी, जैसा कि पहले भी पढ़ा था। और वापस आते समय जो पॉइंट होगा, टेम्परेचर होगा, उसको क्या बोलेंगे? लिक्विफिकेशन पॉइंट बोलेंगे। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच ए गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, गैस वापस लिक्विड में जब आ रही है तो उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे? लिक्विफिकेशन पॉइंट बोलेंगे। और यहाँ पे जो हीट यूटिलाइज होएगी, जो हीट खर्च होएगी ना, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी, वैसे ही क्या हो जाएगी? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगी। जब हम किसी 1 किलो लिक्विड को, जब हम किसी 1 किलो लिक्विड को इसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करते हैं? गैस स्टेट में चेंज करते हैं। तो उस कंडीशन में जो हीट यूटिलाइज होती है, जो हीट का खर्चा होता है, उस हीट को अपन क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था? 1 किलो सॉलिड को 1 किलो लिक्विड में कन्वर्ट करने में रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड हीट। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा? 1 किलो लिक्विड को 1 किलो गैस में कन्वर्ट करने में जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है। तो आज की क्लास का टाइम हो चुका है, तो आज अपन इतना ही लेंगे, यहीं तक ही लेंगे। यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट क्लास कल लेंगे, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। और कल मैं एक बार और वापस इसको रिवाइज कर दूंगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। आज के लिए रखते हैं इतना ही।